नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी। आज समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। समीर जी के साथ हम खबरों की बात करते हैं, खबरों के खिलाड़ियों की, या आज हमने नाम बदला है, खबरों के धुरंधरों की आज हम बात करेंगे। खबर आपको बताएंगे और समीर जी आपको बताएंगे इस खबर में धुरंधर बनके कौन निकला। तो समीर जी, बहुत सारी खबरें हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में क्या चल रहा है, कॉकरोच पार्टी का क्या भविष्य दिख रहा है, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन जो लिस्ट आई कांग्रेस और बीजेपी की, उसमें से धुरंधर बनकर कौन दिखाई दे रहा है, डी के मंत्रिमंडल में विस्तार और उसके बाद वहां पर जिस तरीके का इस्तीफा भी हो गया है, तो वहां डी के धुरंधर है या कोई और पीछे से। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो है वो शिंदे सेना और उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक होने के कयास एक बार फिर उछलने लगे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी बात भी हम लोग जो है आज करेंगे। और के अन्नामलाई, उन्होंने अपने इस्तीफे में बहुत कुछ बातें लिखी हैं, उनके और उनकी पार्टी के बीच क्या बात चर्चा हुई और डिसएग्रीमेंट कहां हुआ, तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे। और क्या वो तमिलनाडु के अगले धुरंधर बन सकते हैं, इसकी बात। लेकिन पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की पार्टी की। ममता बनर्जी के विधायक गए, ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी चली गई। अब कितने सांसद बचे हैं, इस पर बात हो रही है कि सांसद भी टूटेंगे क्या। और सबके निशाने पर एक आदमी है, अभिषेक बनर्जी। तो फिलहाल अगर पहले धुरंधर की बात करें तो वो तो ऋतव्रत बनर्जी जो एलओपी बन गए, वो तो निकल गए। लेकिन इसके बाद आगे क्या होने वाला है और ममता जी का राजनीतिक भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि राजनीति में उनको इस तरह का समय देखने को मिलेगा। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। वो चुनाव के पहले ममता जी को लग रहा होगा, हो सकता है मैं चुनाव हार जाऊं, कुछ क्लोज मार्जिन से हारूं, लेकिन चुनाव हारी 80 आपके एमएलए आते हैं और उसमें से आपके 50-58 एमएलए आपके चले जाते हैं। विपक्ष का नेता वो अपना विधायक में से बना लेते हैं। अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी पार्टी को कैसे बचाए। पार्टी तो टूट गई है, अब जो उसका सिंबल है उसको बचाना है, वो जो नाम है उसको बचाना है। और उसके अलावा दिल्ली में जो सांसद है लोकसभा के और राज्यसभा के, और कोई ऐसा भी नहीं कि एक दो सांसद है भाई, 29 लोकसभा के आपके पास सांसद है, 13 राज्यसभा के सांसद है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आपके पास लोकसभा में है, वो कैसे बचाया जाए। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी उसकी लड़ाई लड़ेगी। जो ममता बनर्जी का पहले प्लान था कि भाई विधानसभा का चुनाव में जीतूंगी, फिर मैं दिल्ली आऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए, अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर फोकस करेगी। अच्छा। अब वो अपने आप को भविष्य की राजनीति के लिए बनाने के लिए कोशिश करेगी, पार्टी को बचाएगी, अपने कैडर को बचाएगी। जनता की भी जो नाराजगी है कि जिस तरीके से जनता रिएक्ट कर रही है उनके कॉर्पोरेटर्स के ऊपर, उनके एमएलए के ऊपर, जिस तरीके से हमला हो रहा है, मुझे लगता है ममता बनर्जी इस गुस्से को शांत करने की कोशिश करेगी। तो अब ममता बनर्जी का दिल्ली आने का सपना दूर है। अब ममता बनर्जी मुझे लगता है बंगाल में पहला फोकस आपने करेगी। जो कहा, अब ममता बनर्जी की लड़ाई है पार्टी का नाम और सिंबल बचाने की, कम से कम वो उनके पास रहे। अब इसमें पहली खबर तो ये कि उनके जितने एमपी थे वो कोई आसपास उनके दिखाई नहीं दे रहा, दो चार को छोड़ करके कोई विदेश में छुट्टियां मना रहा है, कोई उनके बुलावे पे भी नहीं आ रहा है। अब काकोरी घोष दस्तेदार वो तो खुलकर बागी हो चुकी हैं। यूसुफ पठान ने खबर है कि ममता बनर्जी के कहने के बावजूद उनके लिए लोकसभा की सीट खाली नहीं की, वो उस सीट से बाई इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में आना चाहती थी, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, तो वो भी बागी माने जाएंगे। महाराष्ट्र का उदाहरण सर मैं यहाँ बात कर देना चाहता हूँ, समीर जी ने चर्चा में बताया था कहानी कुर्सी की में, कि महाराष्ट्र का उदाहरण ये बता रहा है कि विधायकों के साथ अगर राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद भी 2/3 बागी हो जाएं, दूसरे कैंप में चले जाएं, तो फिर पार्टी भी चली जाती है, सिंबल भी चला जाता है। तो ममता बनर्जी के सामने अब सांसदों को रोकने की चुनौती है। बिल्कुल, ममता बनर्जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, सिंबल बचाने की लड़ रही है। और सांसदों को, और जिस तरीके से वो इमोशनली अब अपने सांसदों को, विधायकों को बात कर रही है, सांसदों से बात कर रही है, मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी की अंतिम लड़ाई है। अब ये देखना होगा कि क्या सांसदों ने भी जैसे विधायकों ने मन बना लिया था, क्या सांसदों ने भी वैसा मन बना लिया। क्योंकि ममता बनर्जी के साथ आप देखिए पिछले 72 घंटे में देखिए 3 या 4 दिन से लगातार कोई बड़ा सांसद एकजुट होकर ममता बनर्जी के साथ नहीं आए। आप विदेश में हो सकते हो, आप बंगाल के बाहर हो सकते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे तो अपना रिएक्शन दिखा सकते हो। तो कोई ममता बनर्जी के साथ ऐसा बड़ा वर्ग नहीं आया कि सारे सांसद सोशल मीडिया क्यों, जब पार्टी, जब आप अगर ममता जी के साथ हैं, तो इससे बुरा वक्त क्या है उनके लिए, उसमें आप उनके साथ नहीं है। तो खबर क्या है सर, सांसद टूट रहे हैं? निश्चित रूप से टूट रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। तो खबर है कि 9 से 10 सांसदों ने लगभग मन बना लिया ममता बनर्जी को छोड़ने का, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इतने सांसद टूटे, जैसे विधानसभा में टूटे तो कम से कम ये
ये ना हो कि अब एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे लगे, उनको इस्तीफा देना पड़े। वो कोशिश ये है कि एक बड़ा गुट बना लिया जाए और विधानसभा लोकसभा से इस्तीफा देने की स्थिति नहीं आए। यह बड़ा मतलब ममता बनर्जी के लिए सेटबैक होगा अगर सांसद चले जाते हैं। राज्यसभा में भी जाने की संभावना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश करेगी और कि जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चले गए थे, लोकसभा के सांसदों को तो चुनाव लड़ना पड़ता है, राज्यसभा को तो वैसे भी चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। वो तो सेफ है, और वो सेफ है। ये भी हो सकता है कि राज्यसभा के सांसद इस्तीफा दे और भारतीय जनता पार्टी से चले जाएं, जैसा उड़ीसा वालों जैसा उड़ीसा के साथ हुआ। इस बात की भी संभावना प्रबल हो रही है। सांसद टूटे तो पार्टी सिंबल भी गया, सब कुछ चला गया ममता बनर्जी के साथ। तो अब देखिए क्या वहां पर कोई धुरंधर पार्ट 2 चलेगा ऋतुव्रत बैनर्जी के बाद, कोई सांसदों में से निकल करके आता है। दूसरी बड़ी खबर जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे वो है राज्यसभा चुनाव, और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी हुई खबर। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने भी अपने नाम दे दिए, कांग्रेस ने भी अपने नाम दे दिए। पहले बीजेपी के नामों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो बीजेपी ने अपने 2 सिटिंग मंत्रियों को रिपीट नहीं किया। इसमें एक रवनीत बिट्टू हैं पंजाब से और दूसरे जॉर्ज कुरियन है केरला से। ये दोनों राज्यसभा में थे, इन दोनों का नॉमिनेशन दोबारा रिन्यू नहीं किया गया है। और 2 ऐसे सांसद हैं जो लोकसभा के सांसद हैं लेकिन वो प्रदेशों के अध्यक्ष बने हुए हैं। इनमें पहला नंबर है पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश और हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के। तो चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जाहिर है कि ये मंत्रिमंडल में भी नहीं रहेंगे, ये मंत्री हैं। तो ये 4 वैकेंसी तो सीधे सीधे दिखाई दे रही हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में बनने वाली है। सर बिल्कुल चालो। और रवनीत बिट्टू वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे, कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। कुरियन तो अभी विधानसभा चुनाव भी केरल का हार गए थे। तो यह तय है कि ये 4 जो एमओएस राज्यसभा के मंत्री थे अब ये मंत्रिमंडल से बाहर होंगे। और ये बता रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी अपना कैबिनेट विस्तार को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मुझे लगता है चुनाव के बाद राज्यसभा के चुनाव 18 तारीख को वोटिंग है, 18 तक फाइनल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद जून एंड में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि फिर जुलाई में मानसून सत्र आ जाएगा जो लगभग 10 अगस्त तक चलेगा। तो सत्र शुरू होने के बाद जनरली कैबिनेट का विस्तार होता नहीं है। तो ये जून का एंड मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी अभी शायद 15-16 तारीख को विदेश दौरे पर भी जाने वाले हैं 3-4 दिन के लिए शायद। तो उसके बाद लौटेंगे। तो खबर ये है कि जून एंड में प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे। तो ये इससे संकेत मिल रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार का तय है और जून एंड या जुलाई फर्स्ट के बीच में हो जाएगा। तो उसको लेकर चर्चाएं क्या है? वो बड़े स्तर पर होगा, कैबिनेट में भी फेरबदल होगा, बड़े स्तर पे होगा। मुझे लग रहा है कम से कम 20 से 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स मुझे लगता है टोटल मिनिस्टर जिसमें कैबिनेट होंगे, एमओएस इंडिपेंडेंट होंगे, राज्यसभा मंत्री होंगे, वो बदले जाएंगे, पोर्टफोलियोज बदले जाएंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला कार्यकाल अगर आप देखेंगे 2014 का, तो ऐसे ही उन्होंने 6 महीने के बाद जो रिशफल किया था उसमें लगभग 30-35 मंत्रियों का रिशफल किया था। तो ये बड़ा मंत्रिमंडल मुझे लगता है फेरबदल होगा। तमाम विभागों के बंटवारे अलग अलग किए जाएंगे, कुछ नए मंत्री आएंगे, बड़ा चेंजेस प्रधानमंत्री। एक नाम जो इसकी चर्चा हो रही है जो इस लिस्ट पे नहीं है, जैसे तरुण चुग जी को भी मौका मिला, वो महामंत्री हैं। सुनील बंसल जी जिन्होंने अभी बंगाल के चुनाव में बड़ा अच्छा काम किया बीजेपी के लिए और वो बहुत सीनियर है, उत्तर प्रदेश डिलीवर किया उन्होंने, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। इससे लोगों को हैरानी हो रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सुनील बंसल ने जिस हिसाब से परफॉर्म किया है और बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं सेंट्रल लीडरशिप के, वो उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। अभी देखा विनोद तावड़े जो महासचिव उन्हें महाराष्ट्र से भेज दिया गया। अब तरुण चुग को अभी मध्य प्रदेश से भेज दिया गया। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो अरुण सिंह जो महासचिव है वो राज्यसभा उत्तर प्रदेश से, कोई और भूमिका सोची जा रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि शायद वो BL संतोष की जगह राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की भूमिका में सुनील बंसल को देखा जा सकता है, क्योंकि अमित शाह जी के बहुत भरोसेमंद है। उन्होंने जो परफॉर्म किया है तो भविष्य की राजनीति में मुझे लगता है कि उस स्थान पर संगठन महामंत्री BL संतोष के सुनील बंसल बन सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर पद वही सबसे संगठन का सबसे ताकतवर पद माना जाता है और संघ के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उसको कोई 3 साल पर बदला नहीं जाता, वो लंबे समय तक पद रहता है। और जो दूसरी तरफ से जो नाम आए हैं कांग्रेस की तरफ से, खड़गे साहब का नॉमिनेशन, उनका नाम आ गया। खड़गे साहब का नाम तो तय था, मीनाक्षी खड़गे साहब को, लेकिन ये लग रहा है कि उनका एज देखते हुए, लेकिन चूंकि वो पार्टी अध्यक्ष हैं तो भाई भेजना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता कि पार्टी अध्यक्ष पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे, लेकिन यह कि भाई उनकी एज को देखते हुए ये विचार क्या कांग्रेस ने किया होगा? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस ने तो विचार नहीं किया होगा। तो खड़गे साहब को खुद तय करना चाहिए था कि भाई अब मतलब आपको जाना है कि नहीं जाना है। जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप किसी सदन के सदस्य रहो। जब आपका बेटा कर्नाटका के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, उनको गृह मंत्रालय मिल गया, आपके दामाद कर्नाटका से गुलबर्गा से सांसद है और आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मुझे लगता है कि खड़गे साहब को इस बार बचना था कि युवा को आप भेजते। लेकिन पार्टी में जो सिस्टम चल रहा है, राजस्थान से नीरज डांगी को फिर से रिपीट कर दिया, दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सेकंड
टर्म लगातार दिया गया है। मध्य प्रदेश में जरूर एक इंटरेस्टिंग नाम आया है मीनाक्षी नटराजन का। हालांकि वो नाम चर्चा में था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने इसमें बड़ा खेल किया है। अच्छा, क्योंकि दिग्विजय सिंह का तो था कि वो दिग्विजय सिंह को पार्टी भेजेगी नहीं, और दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सुनिश्चित किया कि मैं नहीं जा रहा हूं तो कमलनाथ भी नहीं जाए। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई पार्टी किसी युवा नेतृत्व को भेजे, और शायद उन्होंने, मुझे लगता है, राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन से कहा होगा कि किसी युवा को भेजा जाए, किसी महिला को भेजा जाए चुनाव को देखते हुए। और मीनाक्षी नटराजन चूंकि राहुल गांधी की बहुत भरोसेमंद रही है, अभी तेलंगाना की प्रभारी है, तो कहा यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने रेवंत रेड्डी से भी कहा कि मीनाक्षी नटराजन को भेजना, पुश किया है। राहुल गांधी से कहा तो राहुल गांधी मीनाक्षी नटराजन के तैयार हो गए। कमलनाथ का पत्ता दिग्विजय सिंह ने काटा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कमलनाथ का पत्ता जो है दिग्विजय सिंह ने इस मामले में राह में रोड़ा डाला है। इस खबर तो मध्य प्रदेश की खबर के धुरंधर तो दिग्विजय सिंह निकले निश्चित रूप से इसमें। और जो दो तीन और नाम हैं, पवन खेड़ा जी को रिवॉर्ड मिला है। पवन खेड़ा जी अभी काफी परेशान रहे पीछे असम में, जो उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार पर आरोप लगाए थे। जेल जाने की नौबत आ गई थी, बस वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बच गए, लेकिन उनको कई दिन फरारी जैसी स्थिति में काटनी पड़ी थी तेलंगाना में, हैदराबाद में। उनको भेजा गया। पवन खेड़ा तो काफी समय से राज्यसभा जाने की सोच रहे थे। पिछली बार जब नहीं गए थे तो उन्होंने पोस्ट भी किया था कि शायद मेरी कोई तपस्या में कमी रही होगी, वो कोशिश कर रहे थे। और हेमंता के साथ जो उनका आईपीएस हुआ, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरीके से वो उस मामले में इन्वॉल्व हुए, तो मुझे लग रहा है कि पार्टी को लगा हुआ कि हेमंता के खिलाफ इन्होंने जिस तरह से खुल के लड़ाई लड़ी, कानूनी मामले में फंसे, और उनका दावेदारी भी बन रही थी, क्योंकि कर्नाटका से था। हालांकि वो जाना राज्यसभा राजस्थान से चाह रहे थे पवन खेड़ा, लेकिन उनको समझाया गया कि आप कर्नाटका से जाइए। नीरज डांगी, लेकिन है तो वो बेसिकली प्रवक्ता ही, हाँ, पार्टी के प्रवक्ता ही है। तो वहां उस डिपार्टमेंट में और लोगों को भी उम्मीद रही होगी। हाँ, एक महिला है जो बहुत उम्मीद थी कि सुप्रिया श्रीनिवास को बहुत उम्मीद थी जाने की कि वो इस बार राज्यसभा जाएगी, लेकिन अब पवन खेड़ा का नंबर लगा है। अब इंतजार करना पड़ेगा, मुझे लगता है अभी लंबे समय। और प्रवीण चक्रवर्ती भेजे जा रहे हैं। प्रवीण चक्रवर्ती को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने शायद विजय के साथ अलायंस कराने में भूमिका कोई अदा की है, उनका नाम भी है। और एक प्रणव झा को जो भेजा गया है वो बेसिकली झारखंड से भेजा गया है। कल रात को इनका नाम क्या है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के काफी भरोसेमंद और कहा जाता है कि उनके राजनीतिक सलाहकार है। उनका नाम कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेमंत सोरेन से बात की और उनका नाम किया। 2 सीटें हैं झारखंड से, एक तो जेएमके से राज्यसभा सांसद जाएगा और कांग्रेस से भेजा गया है झा साहब को। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा उनको जाने के लिए, क्योंकि 28 वोट चाहिए और 28 वोट ही उनके पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड से कोई उम्मीदवार खड़ा कर देती है और कांग्रेस के वोट तोड़ने की 4 वोट तोड़ लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल फंस सकता है इस मामले में। तो ये कांग्रेस की इस पूरी लिस्ट में राहुल गांधी की स्टैंप दिखाई देती है, सारे उन्हीं के भरोसेमंद विश्वास पात्र। मुझे लग रहा है कि राजस्थान में अगर देखें तो अशोक गहलोत का थोड़ा दबदबा उसके अंदर दिखा है नीरज डांगी को भेजने के लिए। वो अशोक गहलोत के माने जाते हैं। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मिलकर ही मुझे लगता है राज्यसभा का भेजा है। इसमें राहुल गांधी की भूमिका रही होगी। अब जरा बात कर लें कर्नाटका की। डीके शिव कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के पोर्टफोलियो बढ़ते ही इस्तीफा भी हो गया। उनके एक मंत्री ने नाराज होकर के, जिनको इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया गया था, उन्होंने नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया कि मुझे कोई बड़ा मंत्रालय चाहिए। उन्होंने खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे को होम मिनिस्टर बनाया, लेकिन उनके भी जो है दांत उन्होंने छीन लिए। उसमें इंटेलिजेंस जो है वो उनको नहीं दिया है। तो मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियो बटे उसमें कौन धुरंधर निकला? देखिए, मुझे लगता है इसमें डीके शिव कुमार का दबदबा दिख रहा है। ये बात ठीक है कि डीके शिव कुमार को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि गृह मंत्रालय, जो कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार खुद अपने पास रखेंगे, लेकिन उन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है, एक बड़ा मंत्रालय। इसके अलावा रेवेन्यू एक बड़ा मंत्रालय जो उन्होंने परमेश्वर को दिया है, जो दलित उप मुख्यमंत्री उनको दिया है। जहां तक डीके शिव कुमार को कट शॉर्ट करना था सिद्धारमैया के बेटे को और खड़गे साहब के बेटे को, वो उन्होंने लगभग उस तरीके से कर लिया है। गृह मंत्रालय जरूर दिया, लेकिन उन्होंने जो बाकी जो एजेंसी है, खुफिया विभाग उन्होंने अपने पास रखा, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और बड़े नियुक्तियां तो बिना कमिश्नर होकर, बेंगलोर कमिश्नर बिना सीएम की अनुमति के होगा नहीं। और जहां तक सिद्धारमैया के बेटे की बात है, यतेंद्र की, तो उसको उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट दिया है, लेकिन वहाँ पर सेक्रेटरी उन्होंने अपना बहुत भरोसेमंद आदमी को बिठा दिया। जो कहा जा रहा है कि यतन ने कहा था कि भाई मेरे पसंद का सेक्रेटरी उन्होंने कहा था कि इस डिपार्टमेंट चाहिए, जो डीके ने दिया है। तो मंत्रालय भले ही आपको दे दिया है, लेकिन जो काम करने वाले अधिकारी वो डीके के सिद्धारमैया बेटे के मंत्रालय में भी बहुत दखल नहीं दे पाए, इसीलिए नहीं दे पाए इस बात को लेकर। और यह बता रहा है कि डीके शिव कुमार ने भविष्य की राजनीति को देखते हुए और कैसे सरकार चलाना है, डिसीजन कैसे लेना है, सारे निर्णय उनके हिसाब से हो। और सिद्धारमैया के बेटे और खड़गे
खड़गे साहब के बेटे के ऊपर पूरा वॉच रहे, यह सुनिश्चित डीके शिव कुमार तो ने दबाव किया में है। नहीं आए डीके। बिल्कुल दबाव में नहीं आए डीके शिव कुमार, और डीके शिव कुमार जानते हैं कि अगला चुनाव 2 साल बाद मुझे लड़ना है, और मुझे लगता है उन्होंने शायद राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से कहा होगा कि मुझे इस मामले में थोड़ा फ्री हैंड देना होगा, तभी मैं परफॉर्म करूंगा, और 2 साल बाद चुनाव है 2028 में, तो सरकार वापसी की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। कर्नाटक के धुरंधर डीके शिव डीके कुमार। शिव कुमार पंजाब की के। बात बीच में कर लेते हैं, क्योंकि रवनीत बिट्टू को वहां भेजा गया है। रवनीत बिट्टू कांग्रेस से आए, बीजेपी में मंत्री बना दिए गए, और फिर अब उनको राज्यसभा से अब दोबारा नॉमिनेट कर नहीं किया गया। उन्होंने कहा मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है और अब मैं पंजाब में ही रहूंगा। तो पंजाब में कुछ उनसे उम्मीद कर रही है बीजेपी पंजाब के इलेक्शन में अगले साल? निश्चित रूप से देखिए, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा एक चुनौती वाला राज्य रहा है। सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, दक्षिण के राज्य छोड़ दो तो बाकी नॉर्थ और सेंट्रल में सभी जगह सरकारें बना ली है, बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर आई। पंजाब ही ऐसा राज्य रहा है जो जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। अकाली के साथ सत्ता में जरूर रही है, अब अकाली के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का टूट गया है। अमरिंदर सिंह को लेकर आए, उससे भी बहुत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा उम्मीद पंजाब में दिख रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद आ गए। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब पंजाब के अंदर फोकस किया जाए, जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस आम आदमी पार्टी के ऊपर वहाँ पंजाब में लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रवनीत बिट्टू को कह दिया गया होगा कि आपको दिल्ली की राजनीति नहीं, आपको पंजाब में संगठन में सक्रिय होना और चुनाव लड़ना है। तो मुझे लग रहा है इसलिए उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी 8 महीने बाद जो पंजाब का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ, वहाँ फोकस कर रही है। और पंजाब को मुझे लगता है कि एक बॉर्डर स्टेट को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर सरकार बहुत चुनकर जनता को चुनना चाहिए, तो मुझे लगता है इस बार ये बड़ी चर्चाएं हैं कि पंजाब के चुनाव को इस बार हल्के में नहीं ले रही है भाजपा, जैसे वो हर चुनाव को लड़ती है जीतने के लिहाज से। हालांकि वहां पार्टी का स्टैचर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरे जोर से लड़ेगी, और ये मानसून के बाद खासकर अमित शाह जी के दौरे शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुझे लगता है कि दलितों को बहुत साधने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर जिस तरीके से 30 से 32% का दलित वोट बैंक है, तो जैसे हरियाणा में गैर जाट भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक बनाया था कि अगर जाट कांग्रेस के साथ है तो गैर जाट जो ओबीसी और बाकी कम्युनिटी वो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ी थी, वैसा ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। जो सिख लोग हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास है। गैर सिख जितने वोटर्स है, फिर वो दलित और दूसरे जो सवर्ण कास्ट के हो, वो खत्री हो, वो भारतीय जनता पार्टी जोड़ना चाह रही है। और शायद इसे तरुण चुग को उन्होंने राज्यसभा भेजा है, क्योंकि वो पंजाब से आते हैं, तो उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा तरुण चुग, बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो उनको पंजाब के लिए बिल्कुल ठीक है, ये पंजाब के लिए ही उनको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है 8 तारीख को, वो बात नहीं हुई हमारी उसमें। राहुल गांधी जी की तस्वीर आई थी अंडमान में स्कूबा डाइविंग करते हुए, तो इससे कोई उम्मीद है आपको? 14-15 पार्टियों के नाम तो लिए जा रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियां ही हैं उसमें। बड़ी पार्टियों में ममता बनर्जी कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस अब उनके पास भी कितनी पार्टी बची, इसके अलावा अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव होंगे, और वो महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की पार्टी एनसीपी होगी। यही इसी टाइप की पार्टियां जो अभी तो उद्धव ने और एनसीपी ने तो आने का भी सहमति भी नहीं दी है। अच्छा, जो कहा जा रहा है कि अभी उद्धव ने कभी तय नहीं किया आने के लिए, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है इंडिया गठबंधन के पास। जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब इन्होंने पटना में पहली बार बैठक की थी और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए जिस तरह तैयार किया था, उसके बाद पूरा इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय कहा था कि ये तो भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रूड़ा है, और ये चुनाव के बाद सब बिखर जाएंगे। तो चुनाव के बाद राहुल गांधी की राह आसान तो हो गई है, अगर इंडिया ब्लॉक गठबंधन जो है वो ये तय करे कि हमें फॉर्मली किसी को अपना नेता बनाना है, तो फिर इस वक्त तो राहुल गांधी का कद सबसे बड़ा। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी हारी है और जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव से 25 सीटों पर समेट गए, जिस तरीके से उद्धव पार्टी की पार्टी टूट गई है, शरद पवार स्टालिन अलग हो गए, वो नहीं आ रहे, स्टालिन पार्टी से अलग हुए। अब राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन में कोई चुनौती नहीं है, और अब इंडिया गठबंधन कोई बहुत बड़ा बचा भी नहीं है। अगर आप 4 बड़े दल पकड़ लो तो मुझे लग रहा है कि अब सिर्फ वही है, वो नाम के दल है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। ममता के पास कुछ है नहीं, तेजस्वी के पास सिर्फ 25 विधायक है। अखिलेश यादव जरूर समर्थन कर देंगे, क्योंकि अभी उन्हें उत्तर प्रदेश में 10 महीने के बाद चुनाव लड़ना है, तो वहां उन्हें राहुल गांधी की जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे लगता है ममता बनर्जी की भी मजबूरी होगी, तो ये मजबूरी में राहुल गांधी को भले इंडिया गठबंधन का नेता बना ले, लेकिन ममता बनर्जी कोशिश करेगी अभी भी नेता बनने की। एक अन्नामलाई का जो इस्तीफा हुआ है बीजेपी से, ये इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, और अब उन्होंने इस्तीफे के बाद जो बयान जारी किया, जो स्टेटमेंट उन्होंने रिटन स्टेटमेंट भी जारी किया, उसमें वो ये तो प्रधानमंत्री की तारीफ से ही शुरुआत कर रहे हैं कि मैंने उनकी लीडरशिप से का कायल होकर के मैं पार्टी के अंदर आया था, लेकिन फिर वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको चैलेंजेस और ऑब्स्ट्रक्शंस, उन्होंने कहा मल्टीपल बैरियर्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड फेस करना पड़ा। मतलब पार्टी के बाहर से भी, पार्टी के अंदर से भी उनको लगातार अड़चनें जो हैं वो पेश आई। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि नेशनल पार्टीज नेवर स्पोक द लैंग्वेज दैट पीपल इन तमिलनाडु अंडरस्टैंड।
राष्ट्रीय पार्टियों को उस भाषा में बात करना ही नहीं आता जो जैसा सुनना चाहती है तमिलनाडु की जनता, ये भी वो कह रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने अपना एक नया फोरम जो है वो बनाने की बात की है। बीजेपी का धन्यवाद तो वो कर रहे हैं, लेकिन लगातार अपनी उन्होंने कहा मैं पिछले 18 महीने से अपने डिसएग्रीमेंट्स जो है वो अपनी पार्टी को बता रहा था, और अब मैं नहीं चाहता कि मैं और बोझ बनूं उनके रास्ते में, इसलिए मैं अलग हो रहा हूँ। देखिए, अन्नामलाई ने कहा कि भाई मुझे पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर बहुत मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा था। किसी भी राजनेता को संघर्ष तो करना पड़ता है। अगर आप, और वैसे भी अन्नामलाई कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आते और कोई जमीनी नेता नहीं रहे, एक ब्यूरोक्रेट रहे, वो एक आईपीएस रहे। 2020 में वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2021 में उन्हें तमिलनाडु का अध्यक्ष बना देती है। 4 साल आपको अध्यक्ष रखा, आपको पूरा मान सम्मान पार्टी ने दिया। जब आपने एन मक्कल पदयात्रा निकाली तो अमित शाह खुद उसके यात्रा को हरी झंडी दिखाने गए थे। जब उसका समापन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे, अमित शाह ने तो उसको थंबी तक कहा कि मेरे छोटे भाई है ये। पार्टी ने आपको पूरा समर्थन दिया। आप लोकसभा चुनाव कोयम्बटूर से हार जाते हो, 1 लाख के वोट ज़्यादा के मार्जिन से आप चुनाव हारे। अगर आपको लगे कि भाई पूरी पार्टी आपके हिसाब से चले, उसके बाद कोई अध्यक्ष बनता है वो भी आपके हिसाब से चले, सारे निर्णय आपके हिसाब से, तो ऐसा पार्टी में नहीं होता। पार्टी सेंट्रल लीडरशिप के हिसाब से चलती है। मुझे लगता है कि अन्नामलाई को समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन अन्नामलाई को लग रहा होगा कि उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी, महत्वाकांक्षा ज़्यादा होगी। उनको लग रहा होगा कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। लेकिन अन्नामलाई का कल ही जन्मदिन हुआ है, अभी 42 साल की उम्र है। जितनी उनकी उम्र है उससे ज़्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक कैरियर है देश के राजनीति, और उनसे ज़्यादा सोचते होंगे तमिलनाडु के बारे में। बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का सबसे बड़ा टारगेट तो तमिलनाडु है आज की तारीख में, कि तमिलनाडु में कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। आने वाले समय में उस बात का एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बेहतर करते हैं, लेकिन जब भी वो कुछ करेंगे भविष्य में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करेंगे। सर, ये कॉकरोच पार्टी जो आई है, ये कॉकरोच पार्टी को लेकर के लोगों में दिलचस्पी तो है, लेकिन क्या इसके साथ कोई बड़े नाम जुड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई बहुत बड़ी दिलचस्पी है। सोशल मीडिया पे जरूर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे होता है वो अक्सर जमीनी स्तर पर नहीं होता। कोई बड़ा नेता मुझे इसके साथ नजर नहीं आ रहा। और जिस एलीट क्लास और जिस बड़े क्लास के और जिस तरीके से ये लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल जो नजर आ रहे हैं सामने, मुझे नहीं लगता कि जमीनी स्तर की राजनीति को समझते हैं या जमीनी स्तर पर कोई काम करने के लिए आ रहे हैं। कल ही वो अमेरिका से लौट कर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तो पानी का बुलबुला है, जितने इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भविष्य मुझे नजर नहीं आता। समीर जी, आपकी मदद से पूरा न्यूज़ बुलेटिन बन गया ये। आज भारत की लगभग हर पॉलिटिकल बड़ी खबर जो है वो आपने समेट दी है। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और खबरों के धुरंधरों से हमें मिलवाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।